नमस्कार, प्रणाम, महादेव आप सभी श्रोताओं को। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार। और जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल का एकमात्र मोटो होता है कि संगीत की उन महान हस्तियों से आपको रूबरू कराएं, संगीत के उन विभिन्न अंगों से आपको रूबरू कराएं जो कि आधार स्तंभ है हमारे संगीत के लिए। या तो वो बड़ी विभूतियाँ जिनके त्याग, परिश्रम और जिनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के बिहार पे आज हमारे म्यूज़िक आगे की ओर बढ़ रहा है, अथवा तमाम अलग अलग शैलियाँ, जैसा जैसा टॉपिक आता है उसके बिहार पे हम लोग बात करते रहते हैं। आज जिस मुख्य बिंदु को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हुआ हूँ, वो दो ऐसे कलाकार हैं जिनको संगीत से जुड़ा लगभग हर व्यक्ति जानता होगा, और जो कि संगीत के सबसे पुराने घराने ग्वालियर घराने के आधार स्तंभ भी रहे। जी हाँ, आज हम चर्चा पर चर्चा करेंगे हस्सू और हद्दू खां साहब के बारे में। ये लोग तीन भाई थे, हस्सू खां थे, हद्दू खां थे और नत्थू खां थे। लेकिन जोड़ी जो थी वो हस्सू और हद्दू खां की रही, जो कि कादिर बख्श साहब के सुपुत्र थे और नत्थन पीर बख्श साहब के आप नाती कह लीजिए या फिर ग्रैंडसन कह लीजिए। अगर हम इनके इतिहास को देखें और जानने का प्रयास करें तो हमें पता चलता है कि पहले ये लोग लखनऊ में रहा करते थे। नत्थन पीर बख्श के पुत्र कादिर बख्श और उनके पुत्र आपके हत्थू, हस्सू और नत्थू खां। किंतु बहुत ही कम उम्र में कादिर बख्श साहब का देहांत हो गया और देहांत के पश्चात इन लोगों की जिम्मेदारी पूरी तरह से नत्थन पीर बख्श साहब के ऊपर आन पड़ी। नत्थन पीर बख्श साहब इनके बाल्यकाल में ग्वालियर की ओर निकल देते हैं और ग्वालियर पहुंचते हैं, और वहाँ के ग्वालियर के जो राजा थे उनसे इनकी मुलाकात होती है दौलत राव सिंधे जी। और दौलत राव सिंधे जी स्वयं संगीत के एक बहुत ही अच्छे कदरदान थे, आश्रयदाता थे। उनके दरबार में पहले से ही महबूब खान आदि बहुत ही अच्छे कलाकार ऑलरेडी रहते थे, और वहाँ पे इनको आश्रय मिलता है नत्थन पीर बख्श साहब को। और कहते हैं कि नत्थन पीर बख्श साहब ने उसी समय वहाँ पे ग्वालियर घराने की नींव रखी, जो कि ग्वालियर घराना आज हमारे सामने वर्तमान समय में भी उपस्थित है और जिसकी एक अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। और आगे चल कर के जिस घराने से एक बड़े से बड़े कलाकार निकले और जिन्होंने हमें हमारी यह यात्रा और लंबी की और रोचक की और अच्छे तरह से संगीत को लेकर के आगे बढ़े। ये आपके बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी हो गए, आपके विष्णु दिगंबर पुलुष्कर जी हो गए, आपके ओंकारनाथ ठाकुर जी हो गए। ये सब इसी पीढ़ी से आते हैं। और हद्दू हस्सू खां के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक नत्थन पीर बख्श साहब जीवित थे तब तक ग्वालियर घराने के जो राजा थे उनके साथ उनका लगाव बहुत ज़्यादा था, और इन लोगों को राजाश्रय प्राप्त हुआ। और राजाश्रय प्राप्त के बाद ये संगीत की सेवा करते रहे, राजा जी के साथ रहते रहे। किंतु नत्थन पीर बख्श के बाद उनकी मृत्यु के बाद हद्दू खां और हस्सू खां, ये जो दोनों भाई थे, इन दोनों भाइयों ने भी अथक प्रयास किया, बहुत मेहनत की, और पूरी तरह से जो संगीत की विधा है वह नत्थन पीर बख्श साहब से इन्होंने सीखी हुई थी, जानी हुई थी। और नत्थन पीर बख्श साहब ने इनको बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ तराशा हुआ था, और वह चीज़, वह चमक इनकी गायकी में दिखती थी। कहते हैं कि हस्सू खां साहब का गला बहुत ही प्यारा था, बहुत ही मधुर था, बहुत ही आवाज़ में वेट था, और एक गायक के जो जितने जो गुण बताए गए हैं वो सारे गुण हस्सू खां में विद्यमान थे। और अपने तत्कालीन समय काल में वो श्रेष्ठ गायकों में से एक थे। किंतु अभी ग्वालियर घराने में
जो एक महबूब खां साहब थे, उनको इनसे एक ज्वेलिस थी, आप कह लीजिए कि मतलब कि वो इनको पसंद नहीं करते थे। कारण उसका ये था कि जब होता है, दिस द ह्यूमन बींग्स नेचर होता है कि जब आपके कंपेयर में कोई और कलाकार आए तो आपको एक थोड़ी सी ईर्ष्या होती है कि उसका जो एक स्पेस था, उस स्पेस को या तो बांटा जा रहा है या फिर वो स्पेस खतरे में है। तो ऐसी फीलिंग जो थी वो महबूब खान साहब के जहन में थी। महमूद खां, और महमूद खां जो थे वो कोशिश करते थे कि उनके पास जो यूनिक चीज़ें हैं वो चीज़ें हस्सू और हद्दू को न मिल पाए। इसलिए वो कभी भी राजा साहब के आदेश पे जब भी गायन किया करते थे तो अनुरोध किया करते थे कि भाई हस्सू हद्दू यहाँ पे उपस्थित न हो। उम्र में इनसे बड़े थे, अनुभव इनसे ज़्यादा था और इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़े कलाकार थे महमूद खां साहब। किंतु जिज्ञासा देखिए, एक जो व्यक्ति आगे बढ़ता है या फिर एक आदमी जो आगे बढ़ रहा होता है, या फिर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो जिन जिन व्यक्तियों ने ऐसे काम किए, ऐसे कृत्य किए जिनकी वजह से आज भी हम उनको याद करते हैं, उनके अंदर एक चीज़ जीवन पर्यंत रही, वह रही जिज्ञासा, कुछ नया जानने की जिज्ञासा। वह जिज्ञासा हद्दू और हस्सू दोनों के अंदर थी। इन्होंने राजा साहब से अपनी बात कही कि भाई ठीक हो, हमको नहीं बताना चाहते हैं सामने बैठा करके, तो कम से कम हमको अनुमति दीजिए कि हम उनको सुन सकें। तैयार हो जाते हैं राव साहब, और राव साहब इनसे कहते हैं ठीक है, आप इनकी गायकी को सुने और जितनी बारीकियों को आप जान सकते हो उस चीज़ को जानें आप। मोहम्मद खां साहब अपनी प्रस्तुतियाँ दिए करते थे राजा साहब को, और राजा साहब की अनुमति से ये दोनों भाई छिप करके उस चीज़ को सुना करते थे अच्छी तरह से। सुनने के बाद बहुत ही जल्द एडॉप्ट कर लेते थे, क्योंकि गुणवत्ता इनके पास थी ही। ये कुछ यूनिक चीज़ें जो होती थी उन चीज़ों को ये एडॉप्ट करते थे। एडॉप्टेशन भी इनके अंदर बहुत अच्छा था। और किसी भी व्यक्ति के अंदर जब आप सेम विधा के होते हैं, जब कोई आपको नई चीज़ मिलती है तो आप एडॉप्ट कर लेते हो उस चीज़ को एडॉप्ट कर लेते थे ये। और लगभग 3 महीनों तक ये क्रम चला। आफ्टर दैट एक बार हुआ यूँ कि दरबार में सभी संगीतज्ञों को बुलाया गया, और बुलाने के बाद प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम के बाद जो महमूद खां साहब थे उन्होंने अपनी पेशगी की, अपने गायन को प्रस्तुत किया। लोगों ने उनको अप्रिसिएट किया, बहुत सारा उनको वाहवाही मिली। और तत्पश्चात जब हद्दू हस्सू खां साहब को बुलाया गया तो इन्होंने महमूद साहब से जो चीज़ें अडॉप्ट की थी वो, और जो चीज़ें इनके पास पहले से थीं उन चीज़ों को, दोनों का फ्यूज़न करके इन्होंने एक बड़ी यूनिक चीज़ पेश की दरबार में, जो चीज़ देखने के बाद सभी लोग दंग रह गए और एप्रिसिएशन को बहुत ज़्यादा मिला। ये बात महमूद खां साहब को और तकलीफ़ दे गई कि अब स्पष्ट रूप से लोगों के जहन में बात बनने लगी थी कि हस्सू और हद्दू का कोई जवाब नहीं है, दे आर यूनिक पर्सनालिटी। और इसी बात की चिढ़ उनके मन में बैठ गई। कुछ दिनों बाद फिर से एक आयोजन होता, क्योंकि राज दरबार में से आयोजन अक्सर हुआ करते थे। राजाश्रय प्राप्त का मतलब ही ये होता था कि जो राजा होता था वो आपको सारी सुविधाएं देगा, और इसके एवज में आपको जब राजा आपको अनुमति देता है, आज्ञा देता है, तब आपको अपने प्रोग्राम प्रस्तुत करने होते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से एक आयोजन होता है। आयोजन में सभी लोग अपनी अपनी बातों को सुनाते हैं, और सुनाने के बाद महमूद खां जो थे उन्होंने हस्सू से कहा कि राग मियां मल्हार पेश करिए। इन्होंने राग मियां मल्हार को बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही मधुरता के साथ, चूँकि बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठा राग होता है राग मियां मल्हार, तो बड़ी मधुरता के साथ इन्होंने राग मियां मल्हार को पेश किया। किंतु महबूब खान जानते थे कि इसमें तान के लेने का जो तरीका है उसमें प्रचलन में था, बिजली की तान एक तान मानी जाती थी। वो बहुत ही झटके के साथ और अपने वक्षस्थल पे बहुत ही वेट दे करके उसको बोला जाता था। तो उन्होंने फरमाइश की भाई बिजली की तान भी आप इसमें प्रस्तुत करिए। और हस्सू खां चूँकि अभी नौजवान रहे, और जब आदमी स्टेज पे होता है तो उसके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इन्होंने बहुत ही
बेहतरीन तरीके से उस तान को पेश किया उन्होंने। और मोहम्मद खां साहब इस चीज़ से हतप्रभ भी रह गए, किंतु उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की, जैसे कि आज के टाइम में हम लोग एक चीज़ करते हैं, वंस मोर करते हैं, वैसे ही जब उन्होंने बिजली के तान को प्रस्तुत किया तो एक बहुत ही अच्छा माहौल बना और उन्होंने वंस मोर वाली बातें जो थी उन बातों को उन्होंने दोहराया। और उस कारणवश हस्सू खां जो थे अपनी ओरिजिनलिटी के साथ, अपने पूरे फ्लेवर के साथ उस चीज़ को बार बार करने का प्रयास वो कर रहे थे, और जिसके कारण इनकी पसलियाँ चढ़ गईं। और बताते हैं रिटन फॉर्म में कहानियों में मिलता है कि जिसके कारण इनको खून की उल्टी होने लगी, वोमिटिंग होने लगी इनको, और इनका स्वास्थ्य जो है वो दिन पर दिन बिगड़ने लगा और कुछ ही महीनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पे पूरा ग्वालियर राज परिवार बड़ा शोकाकुल रहा। और कहते हैं कि दौलत राव जी एक हफ्ते का मौन व्रत भी उस समय ले लिए उस टाइम पीरियड में। इसके बाद की स्थिति ये रही कि जो हद्दू खां साहब थे वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगे और बड़ा कट के रहने लगे। वो संगीत के प्रति भाई इनका तो जीवन ही समर्पित था संगीत के लिए, लेकिन एक शौक जो होता है वो शौक लग जाने की वजह से अपने आप को थोड़ा सा दूर रख लिया इन्होंने। कुछ समय पश्चात जब दिन बीतता है, दिन बीतने के बाद स्थिति ये आती है कि राजा साहब फिर उनको अपने साथ रखते हैं, अपने और नज़दीक लाते हैं, और काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग राजा दौलत राव जी में और हत्थू खां जी में होती है। हत्थू खां जी का गला जो था वो हस्सू खां की तरह मधुर तो नहीं था, किंतु अपने परिश्रम, अपने रियाज के बल पे उन्होंने उसको इतना साधा हुआ था कि बहुत ही यूनिक गला उनका बन चुका था, या फिर वो जब प्रेजेंट करते थे तो उसकी एक अलग छाप होती थी। दौलत राव जी उनको अपने साथ रखते थे, जब कहीं जाते थे उनको अलग अलग राज्यों में कई जगहों पे प्रोग्राम आयोजित कराए, वहाँ पे उनके प्रोग्राम हुए, हर जगह से उनको अप्रिसिएशन मिला। ये क्रम चलता रहा इनके जीवन काल में। हस्सू खां साहब ने जहाँ एक शादी की हुई थी, वहीं पे हद्दू खां साहब ने 2 शादियाँ की हुई थी। 2 शादियों के बाद इनके जो पहली पत्नी जो थी उनसे इनके 2 पुत्र थे। पहले का नाम था मोहम्मद खां, दूसरे का नाम था रहमत खां, और जो दूसरी पत्नी थी उनसे 2 पुत्रियां थीं, जिसमें से एक पुत्री की शादी इन्होंने इनायत खां साहब से की हुई थी, जो कि सितार के क्षेत्र में बहुत बड़े नाम रहे, और दूसरे की शादी इन्होंने बंदे अली खां साहब से इन्होंने की हुई थी। और धीरे धीरे समय चलता गया, और जहाँ हस्सू खां साहब के बारे में मिलता है कि 1859 में उनका डेथ हुआ था। वहीं पे उनकी मृत्यु के कुछ 12-14 सालों बाद बताते हैं कि हद्दू खां साहब की भी तबीयत खराब हुई, स्वास्थ्य बिगड़ा और लास्ट में पैरालाइज हो गया, नीचे के अंग इनके काम करने बंद कर दिए। और 1875 के नियर अबाउट इनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने इस धराधाम को छोड़ दिया। धराधाम को तो इन दोनों भाइयों ने छोड़ा, किंतु अब अपने पीछे एक लंबी कतार इन्होंने खड़ी कर दी, और वह कतार आज भी संगीत के माध्यम से ग्वालियर घराने के नाम पे हमें हमारी ये जो यात्रा संगीत की इसको सतत आगे बढ़ा रहे हैं ये। और हम सभी इन महान विभूतियों को भूल नहीं सकते, इनके द्वारा किए गए कृत्य को भूल नहीं सकते। और इन्हीं सब बातों के साथ अपने इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूंगा। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक कंटेंट पहुंचाया जा सकें। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर संगीत विधा से जुड़े हुए हैं, उन तक अगर हमारा वीडियो पहुंचता है और उनके अगर किसी काम आता है ये वीडियो, तो हमारे लिए और भी ज़्यादा हर्ष का विषय होगा। और तब तक के लिए आप सबको पुनः प्रणाम महादेव। अगले एपिसोड में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू।